आज हम करेंगे ईच और एवरी। डिटर्मिनर में आज हमारे क्लास नंबर 2 में शामिल हैं ईच और एवरी। ईच और एवरी का बिल्कुल बारीकी से हम अध्ययन करेंगे, जिसमें बिल्कुल इसका ये कहें पोस्टमार्टम ही कर डालेंगे। इससे संबंधित कोई भी आपके डाउट नहीं रहने वाले। ईच वर्सेस एवरी। ईच का मीनिंग क्या है? प्रत्येक। और एवरी का मीनिंग भी क्या था? प्रत्येक। आप कहोगे सर ये तो डाउट पहले ही हो गया, ईच का मीनिंग भी प्रत्येक, एवरी का मीनिंग भी प्रत्येक, कैसे हम समझ पाएंगे? बिल्कुल समझ पाओगे। ईच को यदि हम ऐसे जाने, ईच का मतलब प्रति एक और एवरी का मतलब हर एक। अब भी नहीं समझ आया सर? प्रति एक का मतलब बेटा आप समझो एक भी न छूटे। जो भी जिस भी व्यक्ति के बारे में, जिस भी वस्तु के बारे में हम बातें कर रहे हैं, जिन व्यक्तियों के बारे में, जिन वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं, उनमें से कोई भी न छूटे, तब हम लगाएंगे ईच। यदि हम छोड़ कर उनके बारे में बात कर रहे हैं या उनके बारे में बता रहे हैं तो लगेगा एवरी। ईच का मतलब हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु जिसके बारे में हम बता रहे हैं, और एवरी का मतलब हर एक नहीं, उसमें से कुछ। ठीक है, चलो ये कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होगा आपका। एवरीवन, यहाँ पर दो हैं हमारे जो डिटर्मिनर, कौन कौन से? एक तो एवरी और एक ईच। हमने ये देखना कि एवरी लगेगा या ईच लगेगा। तो एवरीवन स्पीक हिंदी इन इंडिया, हम सेंटेंस कैसे बनाने की कोशिश करेंगे एवरी के साथ? एवरीवन स्पीक इन हिंदी इन इंडिया या ईच स्पीक हिंदी इन इंडिया। अब दोनों का हम मीनिंग समझेंगे कैसे कि एवरी लगाते हैं तो क्या मीनिंग निकलता है, ईच लगाते हैं तो क्या मीनिंग निकलता है। देखो जरा, ईच स्पीक हिंदी इन इंडिया मतलब प्रत्येक व्यक्ति हिंदी बोलता है। कहने का मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति हिंदी बोलता है, उनमें से कोई भी नहीं छूटता। क्या आप इस बात को मान रहे हैं? क्या इस कॉन्सेप्ट को आप मान रहे हैं? इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि कोई भी नहीं छूटता का मतलब कैसे हमें समझना है? भाई हिंदी भारत के अंदर बोली जाती है, बिल्कुल बोली जाती है, लेकिन क्या एक एक व्यक्ति हिंदी बोलता है? क्या दूसरी भाषाएं बोली ही नहीं जाती? सर कहेंगे सर हाँ बोली जाती है। तो इसका मतलब हर एक व्यक्ति हिंदी नहीं बोलता, हिंदी के अलावा और दूसरी भाषाएं, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु, कोई कन्नड़, कोई मलयालम, कोई पंजाबी। इसका मतलब हर एक व्यक्ति तो नहीं बोलता ना। क्या एक भी नहीं छूटता? सर छूटते हैं, हिंदी के अलावा दूसरी भाषा बोलते, इसका मतलब जो हिंदी नहीं बोलता वो छूट जाता है। दूसरे बात करें छोड़ छोड़कर, हाँ सर छोड़ बोली जाती है हिंदी। छोड़ का मीनिंग आप समझ में आ रहा है क्या? कि हिंदी जो बोली तो जाती है, लेकिन हर एक व्यक्ति नहीं, कुछ व्यक्ति बोलते, कुछ नहीं बोलते। इसका मतलब छोड़कर वो बात हम बताना चाहते हैं। तो इसका मतलब एवरी का प्रयोग यहाँ पर लगना सही है, ईच का प्रयोग लगना गलत है। क्योंकि ईच को यदि हम यहाँ पर लगाएंगे तो इसका मीनिंग ये निकलेगा कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं छूटता जो हिंदी नहीं बोलता। अब एवरी को लगाएंगे तो हाँ सर ये मीनिंग अब निकल रहा है कि भारत के अंदर हिंदी तो बोली जाती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति नहीं, हिंदी को बोलने वाले कुछ व्यक्ति हैं और दूसरी भाषाओं को बोलने वाले भी कुछ व्यक्ति हैं। इसका मतलब एवरी का प्रयोग बिल्कुल सही है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ईच बॉय या एवरी बॉय वाज गिवन ए न्यू पेन। भी कुछ लड़कों को नए पेन दिए गए, भी उसमें कुछ लड़के थे उनको नए पेन दिए गए, तो क्या दिया गया? ईच बॉय, प्रत्येक लड़के को दिया गया, मतलब एक भी नहीं छूटा। जिन लड़कों को पेन दिया गया उन लड़कों में से क्या एक भी नहीं छूटा? प्रत्येक को दिया गया ना नया पेन। अब हम ये कहें कि एवरी बॉय वाज गिवन ए न्यू पेन, कि प्रत्येक लड़के को या हर एक लड़के को नया पेन दिया गया, इसका मतलब छोड़ कर दिया गया। ये पेन छोड़ कर देना वाला सेंटेंस का जो भाव जहाँ पर जो निकला है वो सही नहीं है। इसका मतलब ईच बॉय वाज गिवन ए न्यू पेन, हर एक लड़के को या प्रति जो एक लड़का था, प्रति एक बच्चे को नया पेन दिया गया। ये सेंटेंस हमारा तब सही होगा जब हम इसके साथ क्या लगाएंगे? ईच लगाएंगे। ईच बॉय, प्रत्येक लड़का। ठीक है। एवरी का मतलब बीच बीच में हम उनको छोड़ रहे हैं, और ईच का मतलब हमने उन लड़कों में से एक भी नहीं छोड़ा। तो इसका मतलब यहाँ पर ईच का प्रयोग बिल्कुल ठीक होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2, ईच और एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब ही लगती है। मेरे बच्चों ये चीज़ आपने समझनी है, ईच के बाद और एवरी के बाद केवल और केवल सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब ही लगेगी, कोई दूसरी वर्ब नहीं लगेगी, ना ही कोई प्लूरल नाउन लगेगा। देखो जरा ध्यान से, सिंगुलर नाउन लगेगा, ये बात समझ गए हम। सिंगुलर वर्ब लगेगी, ये बात भी समझ गए। लेकिन सिंगुलर नाउन कैसा होना चाहिए? काउंटेबल नाउन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? काउंटेबल।
अब कैसा नाउन होना चाहिए हमारा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगेगा। किसके बाद, ईच और एवरी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगता है, अनकाउंटेबल नाउन नहीं लगता। क्योंकि सर अब ये बात और नहीं बता दी, काउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अरे सीधी सी बात है, काउंटेबल कब लगता है, जिसकी गिनती हो सके, 1 2 3 4 ऐसे हम किसको गिन सकें, वो काउंटेबल हो गया। भाई जिसकी गिनती की जा सके, भाई 1 लड़का, 2 लड़के, 3 लड़के, 4 लड़के, इस तरह बता सकते हैं ना। अब अनकाउंटेबल कौन सा, जिसको हमें गिन नहीं सकते, केवल मात्रा बता सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है ईच वाटर, प्रत्येक पानी हम बताएं तो, ईच मिल्क, प्रत्येक मिल्क कैसे हम बता सकते हैं कि 1 मिल्क है, 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, बिल्कुल नहीं। तो इसका हमने अर्थ ये समझना है कि ईच और एवरी के बाद काउंटेबल नाउन लगता है, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं होता। तो जैसे यदि हमारे को ऐसे दे दे ईच वाटर, गलत हो जाएगा, ईच मिल्क गलत हो जाएगा, एवरी कॉफ़ी गलत है, और एवरी गोल्ड गलत है, क्योंकि ये तो अनकाउंटेबल है। अब एक और बात समझना है, ईच और एवरी के बाद मैंने कहा था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगेगा। सिंगुलर काउंटेबल हो गया, जैसे मान ले एवरी बॉय, एवरी गर्ल, एवरी बुक, एवरी पेन, सही है। ईच बॉय, ईच गर्ल, ईच बुक, ईच पेन, सही है। लेकिन यदि ऐसे दे दे ईच बॉयज, ईच गर्ल्स, ईच बुक्स, ईच पेन्स, फिर गलत हो जाएगा। एवरी बॉयज, एवरी गर्ल्स, एवरी बुक्स, एवरी पेन्स, गलत हो जाएगा। अब आप क्लियर हो गया आपको ये, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, और वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3, ईच ऑफ हो सकता है, मतलब ईच के बाद ऑफ लग सकता है, एवरी के बाद ऑफ नहीं लगेगा। ईच के साथ ऑफ लग सकता है, एवरी के साथ ऑफ नहीं लगेगा। कैसे, ईच ऑफ अस वांट्स मनी, सेंटेंस को समझना जरा, कहाँ कहाँ कॉमन एरर बनते हैं हमने वो भी साथ साथ समझना है, क्योंकि यही जो बेसिक चीज़ें समझ आ जाएंगी तो सेंटेंस में कहाँ कॉमन एरर है वो तो आप चुटकियों में छाट जाएंगे। ये बेसिक चीज़ समझ नहीं आई तो आपको कॉमन एरर का केवल अंदाजा ही रहेगा कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, अब हमने समझना है क्या कि भाई ईच के बाद ऑफ लगेगा, एवरी के बाद ऑफ नहीं लगेगा, ये बात हम समझ गए। लेकिन अब जरा समझना, ईच ऑफ, यहाँ ईच ऑफ आ गया, अब यहाँ पर अस आया है। अस तो कैसा प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है। अभी आप सर बात कर रहे थे यहाँ पर तो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन लगेगा, सिंगुलर नाउन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। मैं अपनी बात पर अभी भी अडिग हूँ, ईच के बाद तो सिंगुलर नाउन लगेगा, लेकिन ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन लगेगा। लेकिन वर्ब सिंगुलर रहेगी, वर्ब सिंगुलर ही रहेगी। ईच ऑफ आ गया, यहाँ पर क्या है, अस आया है। यदि अस के स्थान पर यहाँ पर क्या दे दे, ईच बॉयज दे देते, ईच गर्ल्स दे देते, तब भी हमारा सेंटेंस सही होता। ईच ऑफ बॉयज वांट्स मनी, भाई उन लड़कों में से प्रत्येक लड़का पैसा चाहता है, मनी चाहता है। अब ईच ऑफ गर्ल्स वांट्स मनी, उन लड़कियों में से प्रत्येक लड़की क्या चाहती है, मनी चाहती है। तो ये काम क्लियर हो गया कि भाई ईच ऑफ के बाद यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन रहेगा प्लूरल, लेकिन वर्ब रहेगी सिंगुलर, वर्ब रहेगी सिंगुलर। अब कहोगे सर ये वांट्स है, ये प्लूरल है, बेटा ये वांट्स सिंगुलर वर्ब है। जब भी वर्ब के साथ बेसिक हमारी जो वर्ब होती है ना, मतलब बेसिक मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है वो अपने आप में प्लूरल होती है। उसको हमने सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके साथ एस या एस जोड़ना पड़ेगा। जैसे वांट है प्लूरल वर्ब, वांट्स सिंगुलर वर्ब, गो प्लूरल वर्ब, गोज सिंगुलर वर्ब। समझ गए आप? तो यहाँ पर जो वांट्स लगा ना, देखो नाउन के साथ एस या एस जोड़कर उसको प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन वर्ब के साथ एस या एस जोड़कर उसको सिंगुलर बनाया जाता है। तो यहाँ पर वांट्स प्लूरल नहीं है, वांट्स सिंगुलर वर्ब है। अगला सेंटेंस देखो, एवरी ऑफ अस वांट्स मनी। एवरी ऑफ, क्या एवरी के साथ ऑफ लग सकता है? नहीं, अभी तो हमने यहाँ बात की थी, एवरी के साथ ऑफ नहीं लगेगा, इसका मतलब सेंटेंस गलत है। यही कॉमन एरर बनते हैं। कॉमन एरर कैसे बनेंगे, हमें कैसे दे देगा, ईच बॉयज दे देगा, ईच गर्ल्स दे देगा, हम समझ जाएंगे क्या, ठीक है। ईच वाटर दे देगा, ईच मिल्क दे देगा, हमें पता ही नहीं होगा कि ईच के बाद तो अनकाउंटेबल नाउन आता ही नहीं, एवरी के बाद तो अनकाउंटेबल नाउन आता ही नहीं, और ईच और एवरी के बाद तो प्लूरल जो नाउन है वो आता ही नहीं। लेकिन
एवरी के बाद ऑफ लगने के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 4 पर आते हैं अब। ईच एक एडजेक्टिव भी है और ईच एक प्रोनाउन भी है। इसके दो फंक्शन हैं। ईच क्या क्या काम करता है, एक एडजेक्टिव बनने का काम भी करता है, एक प्रोनाउन बनने का काम भी करता है। कैसे एडजेक्टिव बनता है सेंटेंस में समझो। ईच बॉय इज ऑनेस्ट, प्रत्येक लड़का क्या है, ईमानदार है, प्रत्येक लड़का ईमानदार है। अब यहाँ पर आए बॉय, ठीक है। अभी मैंने बात की थी यहाँ पर ईच के बाद क्या लगेगा, सिंगुलर नाउन, ठीक है, ये तो बात ठीक होगी। ईच के बाद सिंगुलर नाउन है, यहाँ तक तो ठीक है। अब ईच यहाँ पर एक एडजेक्टिव है या प्रोनाउन, हमने इस चीज़ को समझना है। देखो ईच बॉय क्या है, नाउन हो गया, और नाउन से पहले जो भी शब्द आता है, नाउन से पहले जो भी शब्द आता है वो होता है एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे इसको, डी और जे में डी साइलेंट होता है, इसमें मैं एडजेक्टिव बोलूंगा। एडजेक्टिव मोस्टली एडजेक्टिव ही बोला जाता है, लेकिन आप समझाना कि डी और जे जहां भी आते हैं वहां पर डी साइलेंट रहता है। एडजेक्टिव बोलना सही है, उच्चारण भी आप समझे। तो ईच क्या है, यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, क्योंकि ये नाउन है, बॉय, बॉय से पहले आया है तो एडजेक्टिव हो गया। क्लियर। तो इसका मतलब सेंटेंस हमारा सही है। दूसरा सेंटेंस, अब ये प्रोनाउन बनने का काम भी करता है। कैसे हम सेंटेंस में इसको प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करेंगे समझो जरा। ईच ऑफ बॉयज इज ऑनेस्ट। अब यहाँ था ईच बॉय, यहाँ पर ईच ऑफ बॉयज दिया गया। मैंने कहा था ईच ऑफ के बाद यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन जो भी लगेगा वो प्लूरल लगेगा, ठीक है। यहाँ पर बॉयज आ गया, ये बात क्लियर हो गई। ईच ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल, सही है। वर्ब सिंगुलर, ये बात भी सही है, दोनों बातें सही हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। अब हमने समझना क्या है, वो चीज़ क्या है, इसको प्रोनाउन के बारे में समझना है कि ये प्रोनाउन कैसे बना यहाँ पर। अब जरा समझो जरा। अब इसको समझने के लिए हमने इस ऑफ को समझना पड़ेगा। ऑफ क्या है, क्या प्रेपोजिशन है। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आता है ना, वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन के बाद जो भी शब्द आता है वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा। ऑब्जेक्ट बनने का काम क्या करेगा, केवल दो ही ऐसे वर्ड हैं जो क्या बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। ऐसा ही सब्जेक्ट के साथ है। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट क्या बनेगा, कौन बनेगा सब्जेक्ट, या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। अब यहाँ पर देखो जरा, बॉयज आया है, ये किसका ऑब्जेक्ट है, इस ऑफ का ऑब्जेक्ट। ऑफ एक प्रेपोजिशन है तो ऑफ का ऑब्जेक्ट यहाँ पर है बॉयज, ठीक है। अब इज वर्ब है, यदि इज वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट भी जरूर होगा, भाई सब्जेक्ट को ढूंढना है। अब इज वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट यहाँ हो गया, क्योंकि ऑफ के बाद तो बॉयज है, तो ये तो बॉयज तो ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया। तो इज वर्ब है, इज का सब्जेक्ट क्या हो गया, ईच। अब ईच जो है ना, देखो मैंने अभी बताया था सब्जेक्ट बनने का काम कौन करेगा, या तो नाउन या प्रोनाउन। अब ईच एक प्रोनाउन बन सकता है ना, इसका मतलब ईच का प्रयोग यहाँ पर एक प्रोनाउन के रूप में आप समझ गए कि प्रोनाउन कैसे, मतलब ईच कैसे प्रोनाउन बनता है, ठीक है। अब एवरी पर आते हैं। एवरी एक एडजेक्टिव है, देखो ईच दोनों है, एडजेक्टिव भी प्रोनाउन भी। एवरी केवल एक एडजेक्टिव का काम करता है, सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव का काम करता है एवरी। कैसे, एवरी बॉय इज ऑनेस्ट, ये सेम सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस सेम है। मैंने इसलिए लिखा है कि आप समझ जाएं कि कैसे हम एवरी का प्रयोग करेंगे, कैसे ईच का प्रयोग करेंगे। अब बॉयज है, बॉय क्या एक नाउन है, मैंने बताया था ईच और एवरी के बाद हमारा नाउन कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। वर्ब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी, ठीक है। दोनों बात ठीक है यहाँ तक तो। अब बॉय एक नाउन है तो नाउन से पहले क्या आता है, कोई भी शब्द आएगा वो क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। तो नाउन से पहले आएगा वो एडजेक्टिव हो गया, तो इसका मतलब एवरी क्या है कि एडजेक्टिव है। तो क्लियर हो गया ना कैसे एवरी और ईच अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं। ईच और एवरी, ईच जो है ना एडजेक्टिव और प्रोनाउन बनने का फंक्शन करता है, और एवरी एक एडजेक्टिव बनेगा। क्लियर यहाँ तक। चलो एक अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 5। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं। ध्यान देना जरा, ईच का प्रयोग किसके लिए करेंगे, दो के लिए, ठीक है। दो के लिए होगा, पहले से इसको समझना आप। ईच का प्रयोग होगा दो के लिए और दो से ज्यादा के लिए भी। दो के लिए तो है ही है, दो से ज्यादा के लिए। क्लियर। अब देखो जरा एग्जांपल, ईच ऑफ द ट्विन्स हैज ए कार। अब समझना जरा, ट्विन का मीनिंग क्या होता है, जुड़वा, और जुड़वा का मतलब दो। अब दो के लिए हम ईच लगा सकते हैं, अभी तो बताया था हमने ईच का प्रयोग करेंगे दो के लिए, इसका मतलब ईच का प्रयोग होना यहाँ पर सही है, सेंटेंस हमारा करेक्ट है। अगले सेंटेंस पर आते हैं, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स इज डूइंग हिज जॉब। अब फ्रेंड्स आया है
देखो ये बात तो कन्फर्म है, फ्रेंड सिंगुलर हो गया, फ्रेंड्स प्लूरल हो गया। अब दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसने कहा कि मेरे जो मित्र है ना, मेरा जो प्रत्येक जो मित्र है वो क्या है, जॉब पर है, ठीक है, नौकरी पर है। तो इसका मतलब ये दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, तो ईच ऑफ लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। देखो दो के लिए तो कन्फर्म ईच लगेगा ही, एवरी नहीं लगेगा, एवरी नहीं लगेगा दो के लिए। अब दो से ज़्यादा के लिए ईच लगा सकते हैं, ठीक है। अब एवरी पर आते हैं। एवरी का प्रयोग तीन या तीन से ज़्यादा के लिए होता है। ध्यान देना जरा इस कॉन्सेप्ट पर, यही एक पॉइंट है, यही एक बारीकी पॉइंट है जहाँ आप गलतियाँ कर जाते हो। क्या आप दो की बात करेंगे तो ईच कन्फर्म लगेगा, एवरी बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। एवरी का प्रयोग कब करेंगे हम, फिर दो से ज़्यादा होंगे, तीन या तीन से कितने भी अधिक हैं उनके लिए हम एवरी का प्रयोग कर सकते हैं। सर आपने भी कहा था कि अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए ईच भी लगा सकते हैं। बेटा बिल्कुल लगा सकते हैं, दो से दो के लिए तो लगेगा, दो के अलावा जितने भी उनके लिए भी हम ईच लगा सकते हैं। तो एवरी दो को छोड़कर जितने बचे उनके लगा सकते हैं। इसका मतलब हम एवरी भी लगा सकते हैं, ईच भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ईच ऑफ या एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज डूइंग हिज जॉब। अब यहाँ पर देखना जरा, यहाँ पर संख्या नहीं बताई है, इसका मतलब दो की संख्या तो नहीं बताई, दो से ज़्यादा ही है। तो दो से ज़्यादा के लिए हम एवरी भी लगा सकते हैं, ईच भी लगा सकते हैं। तो ईच ऑफ या एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड इज डूइंग हिज जॉब, दोनों ही सही है। कॉन्सेप्ट नंबर 6, ये कुछ वर्ड यहाँ पर आपने समझना है इन शब्दों को। ऑलमोस्ट, नियरली, प्रैक्टिकली, विदाउट एक्सेप्शन के बाद एवरी का प्रयोग होता है, ईच का नहीं। ध्यान देंगे, इन शब्दों के साथ केवल एवरी लगेगा, ईच नहीं लगेगा। आई हैव सोल्ड ऑलमोस्ट ईच बुक। अब ऑलमोस्ट आया है, इसके बाद ईच लगा है। अब आप बताएं मुझे ईच का प्रयोग सही है या गलत है। सर इनके बाद तो एवरी लगता है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ शामिल, देखो ऑलमोस्ट है ना। अब ऑलमोस्ट के बाद ईच लगा है, तो ईच का प्रयोग क्या है, गलत है। ईच की जगह पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर एवरी होना चाहिए। अगले सेंटेंस पर आते हैं। आई हैव सोल्ड ऑलमोस्ट एवरी बुक, ऑलमोस्ट आ गया। अब उसके बाद एवरी आया है, ऑलमोस्ट के बाद एवरी लग सकता है, लग सकता है, इसका मतलब सेंटेंस हमारा सही है। कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्लियर हो रहा है ना सारी बातें। कॉन्सेप्ट नंबर 7, ईच इंडिविजुअल का मीनिंग कोई भी एक व्यक्ति या वस्तु को हम बता रहे हैं, एक एक को बता रहे हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल व्यक्ति है, कोई भी कोई वस्तु है, उसको बताने के लिए हम ईच लगाएंगे। और एवरी किसके लिए लगाएंगे, ग्रुप में, प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के लिए। देखो ग्रुप है, कोई ग्रुप है, ग्रुप में प्रत्येक के बारे में बता रहे हैं, तो एवरी लगेगा एक एक के लिए ही। ध्यान रखना जरा, इनका प्रयोग सिंगुलर के साथ ही होता है, सिंगुलर नाउन के साथ ही होता है। ग्रुप में भी प्रत्येक को बताने के लिए, एक एक को बताने के लिए हम एवरी लगाएंगे, लेकिन ग्रुप में इंडिविजुअल के बारे में बता रहे हैं तो ईच लगाएंगे। कैसे, दो एग्जाम्पल से समझो जरा। ईच चाइल्ड इज परफॉर्मिंग ए डिफरेंट टास्क। प्रत्येक जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, डिफरेंट टास्क कर रहा है, मतलब अलग अलग काम कर रहा है। तो अलग अलग काम करेगा तो इसका मतलब इंडिविजुअल हो गया ना, इंडिविजुअल हो गया। तो इसका मतलब हमें क्या लगाना है यहाँ पर, ईच का प्रयोग लग सकता है इंडिविजुअल के लिए, बिल्कुल लग सकता है, सही है सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखो, एवरी चाइल्ड इज परफॉर्मिंग द सेम टास्क। प्रत्येक जो बच्चा है ना वो सेम टास्क कर रहा है। अब सेम टास्क कर रहा है बच्चा, इसका मतलब क्या, ग्रुप है, और ग्रुप में हम प्रत्येक के लिए बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ पर हम एवरी लगाएंगे। तो इसका मतलब एवरी का प्रयोग यहाँ पर सही है। क्लियर हो गया। ग्रुप के लिए, ग्रुप में प्रत्येक के लिए बता रहे हैं तो क्या लगाएंगे, एवरी लगाएंगे। और वैसे इंडिविजुअल के बारे में बता रहे हैं तो वहाँ पर लगेगा ईच। क्लियर। ये 7 कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर हो गए तो इससे संबंधित कोई भी एरर आ जाए, कॉमन एरर आ जाए, आप आसानी से कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक आ जाते हैं, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुए तो आपको कोई भी चाहे एक्सरसाइज किसी भी रूप में दी जाए आप नहीं कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है इन सभी कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझें। बार बार देखें वीडियो, एक बार नहीं सुना है दूसरी बार देखें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तब तक आप दोहराए, मैं आपके लिए जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा, आपसे जल्दी मिलूंगा आपसे इससे संबंधित एक्सरसाइज लेकर।